दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां ज़मीन और समंदर एक दूसरे से मुसलसल लड़ते रहते हैं, जहां दरख्त पानी में खड़े होते हैं और उनकी जड़ें ज़मीन से ज़्यादा राज़ों में पैवस्त होती हैं। यह है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल। एक ऐसा जंगल जिसमें हर वक्त एक पुरस्रार धुंध छाई रहती है। बाहर रहकर उसके अंदर की पुरस्रारियत को भाप लेना बिल्कुल मुमकिन नहीं। सुंदरबन सिर्फ दरख्तों और झाड़ियों का जंगल नहीं, बल्कि उसमें जानलेवा जिंदगी का एक जहां आबाद है। पुरस्रार चीज़ों के बारे में तजस्सुस इंसान की फितरत में शामिल है, और इंसान न चाहते हुए भी अक्सर खोज लगाने में मसरूफ़ रहता है। कभी ये खोज इल्मी नौयत का होता है, तो कभी अपनी फितरी ज़रूरियात के लिए। सुंदरबन सैकड़ों सालों से कुदरत के सरबस्ता राजों का अमीन है। ये अपने अंदर आने के लिए हर आने वाले को रास्ता ज़रूर देता है, मगर जाना शायद हर किसी के बस में नहीं होता। यहाँ रास्ते नहीं होते, यहाँ सिर्फ गलतियाँ होती हैं। यहाँ दरिया खामोश नहीं बहते, बल्कि ताक में रहते हैं। यहाँ हवा भी सीधी नहीं चलती, बल्कि कानों में पुरस्रार सरगोशियाँ करती है। कहा जाता है, सुंदरबन में दाखिल होने वाले की वापसी कभी यकीनी नहीं होती, और यही वजह है कि मछेरे या शिकारी कभी भी एक महफूज हद से ज़्यादा जंगल के अंदर जाने का खतरा मोल नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जंगल का कोई बादशाह नहीं, मगर हर शय की अपनी हद है। पानी में मगरमच्छ, ज़मीन पर मशहूर शिकारी दरिंदा बंगाल टाइगर, दरख्तों में सांप और अजदे, आदमखोर चींटियां और लातादाद जहरीले हशरात जो इंसान को लम्हों में अपाहज या मौत का शिकार कर सकते हैं। अब मैं कहानी का आगाज़ करता हूँ। मेरा नाम रहीम बख्श है। मैं बांग्लादेश के साहिली इलाके दुबलाचर में पैदा हुआ। शहद जमा करना हमारा कई नस्लों पर मुहित काम है। मेरे बाप ने भी शहद जमा किया, मेरे दादा ने भी, और अब मैं भी अपने इसी आबाई काम से वाबस्ता हूँ। बरसों से यही काम करने की वजह से हम जानते थे कि सुंदरबन ही हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, मगर कभी कभी उसकी कीमत भी वसूल कर लिया करता है। वो अप्रैल की एक सुबह थी। समंदर पुरसकून था, मगर कब उसमें तलातुम आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और यही सबसे ख़तरनाक बात थी। मेरे साथ मेरे गांव के दो आदमी थे। एक करीम था, वो ताकतवर जिस्म का कबड्डी का खिलाड़ी था, हर वक्त हंसी मजाक करने वाला, लेकिन तबीयत का जल्दबाज था। और दूसरा जमाल था, बहुत कम बात करने वाला, मगर बहुत मोहतात और सब्र से काम करने वाला शख्स। हम रवानगी के लिए तैयार थे। हमने अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगी और जंगल की तरफ जाने लगे। तो मुझे याद है, मेरी बीवी ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा था कि जंगल में हर कदम संभल के चलना, वहाँ हर किस्म के खतरे हर वक्त मौजूद रहते हैं, अपना ख्याल रखना। मैं उसे तसल्ली देकर रुखसत हुआ। हमारे सामने मेलों पर मुहित समंदर था, और हमारी कश्ती समंदर के वसी सीने पर तैरती हुई। जैसे ही सुंदरबन की आबी गुजरगाहों में दाखिल हुई, हमें एहसास हुआ कि जैसे रोशनी बदल गई हो। दरख्तों की छतरी ने आसमान को ढांप लिया, पानी स्याह हो गया, और हवा में एक भारी बू ने हमारा इस्तकबाल किया। पता नहीं क्यों आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हम शिकार करने नहीं, बल्कि शिकार होने वाले हैं। इंसान की छठी हिस्स कभी कभी इंसान को आने वाले खतरात से आगाह ज़रूर करती है, मगर अक्सर इंसान उसे थपक कर मीठी नींद सुला देते हैं। पहले दिन हमने शहद के कुछ छत्ते देखे जो शहद से भरे हुए थे, मगर मक्खियों की भमनाहट और बेचैनी को देखकर जमाल ने धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं लगती, आगे चलो। इसी लम्हे पानी में हल्की सी हलचल महसूस हुई, और पानी से दो आंखें उभरी और फिर गायब हो गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम जानते थे कि पानी में मगरमच्छ भी हैं, और ये हमारे लिए रोज़मर्रा की बात थी। शाम तक हमने काफ़ी शहद जमा कर लिया। फिर शाम के साए रात में तब्दील हो गए, तो जंगल जैसे जाग उठा। रात में सुंदरबन बोलता है, भांत भांत की आवाज़ें, जंगली हयात की बेदारी का ऐलान था। हमने वापसी के लिए कस्द किया, मगर शायद किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। हम जिस जगह कश्ती छोड़कर जंगल में आए थे, पानी के चढ़ाव की वजह से वहां तक जाने का रास्ता डूब चुका था। ये बहुत बड़ी परेशानी वाली बात थी, क्योंकि हमारे पास जंगल में रात बसर करने का ना तो कोई मंसूबा था, ना ही सामान। अभी हम अंधेरे में रास्ता तलाश ही कर रहे थे कि दूर से एक गर्राहट सुनाई दी। हमने आग जलाई तो रोशनी में देखा कि हमसे थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी कदोकामत का रॉयल बंगाल टाइगर हमें देख रहा था। आग की रोशनी में उसकी आंखें भी आग की तरह दहकती हुई महसूस होती थीं। फिर उसने अपना रुख बदला और झाड़ियों में गुम हो गया,
और हमारी सांसें बहाल हुई तो जमाल बोला, सामने जो बड़ा दरख्त है उसकी तरफ चलो, रास्ता तो मिलने से रहा। रात इसी दरख्त पर चढ़कर गुजारते हैं, सुबह वापसी के लिए निकलेंगे। जैसे तैसे हम अपने शहद समेत दरख्त तक पहुंचे, फिर ऊपर चढ़कर खुद को टहनियों में उलझाकर सुबह का इंतजार करने लगे। मैं जो मच्छरों से लड़ते हुए बमुश्किल टहनियों में उलझा बैठा था, अचानक मुझे अपनी टांग पर किसी चीज के रेंगने का एहसास हुआ। मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने करीम को कांपती आवाज में मुखातिब किया और बताया कि मेरी टांग पर सांप है। उसने मुझे हरकत करने से मना करते हुए मेरी टांग की तरफ मशल की तो देखा। वो एक 4 फुट लंबा गैर जहरीला सांप था जिसे मैंने टांग झटक कर नीचे गिरा दिया। मेरा पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और हलक खुश्क हो चुका था, और हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। वक्त सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। फिर सूरज निकलने के आसार नजर आए तो हम भी नीचे उतर आए। अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और रोशनी भी नहीं फैली थी। हम सब में करीम आगे आगे चल रहा था, फिर जमाल और पीछे में चल रहा था। करीम आगे बढ़ते हुए अचानक रुका और सामने झाड़ियों की तरफ देखने लगा। एकदम झाड़ी में हरकत हुई और करीम की चीख उभरी। उसके हाथ में मौजूद मशल गिर गई। एक घर्राहट सुनाई और फिर धारीदार साया करीम पर लपका। हम बौखला गए और उससे पहले कि कुछ समझते या करते, टाइगर करीम को जंगल में ले जा चुका था। हमारे औसान खता हो चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें अब। सुबह की रोशनी फैल रही थी, मंजर वाज़े था। दूर तक दरख्तों और झाड़ियों का लामतनाही सिलसिला था। चरिंद परिंद अपने मामूलात में मगन थे, मगर हम एक सदमे से दो चार। निढाल से जंगल में भटक रहे थे, सिमतों का तायुन नहीं रहा था। चल चल कर थक गए तो एक कदरे खुली जगह पर आराम करने बैठ गए। जिस्म को राहत मिली तो एक लम्हे को कई एहसासात जाग उठे, भूख, प्यास और जंगल में भटक जाने का खौफ। काफ़ी देर निढाल से पड़े रहने के बाद जमाल कुछ जंगली फल ढूंढने में कामयाब हो गया था। खाकर थोड़ी तबीयत संभली तो एक बार फिर जंगल से निकलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर सारा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई रास्ता हमें आबादी की तरफ ना ले जा सका। हम एक और रात जंगल की खौफनाक मेज़बानी के मेहमान बन चुके थे। हमने जमा किया हुआ शहद भी कहीं छोड़ दिया था ताकि चलने में आसानी हो। हमने रात गुजारने के लिए एक चट्टान के नीचे मौजूद कुदरती गारनुमा गड्ढे का इंतखाब किया। हमें यकीन था कि टाइगर जैसा बड़ा शिकारी भी हमें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मगर कुदरत को क्या मंजूर है ये कोई नहीं जानता। रात कितनी गुजर चुकी थी कुछ पता नहीं था। मशल भी मौजूद नहीं थी। अंधेरे गड्ढे में फंसे बस सुबह के मुंतजिर थे कि तभी जोरदार पुकार की आवाज़ करीब से सुनाई दी और जमाल की घबराई हुई आवाज़ उभरी, सिस, सांप। और फिर वो दर्द की शिद्दत से चीखा, रहीम, मुझे सांप ने काट लिया है, बाहर निकलो और उससे बचने की कोशिश करो। मैं घबराकर बाहर निकल तो आया, मगर कुछ ख्याल न था कि क्या करूं। आसपास दरख्त और झाड़ियों से खौफ आ रहा था। गड्ढे से जमाल की तकलीफ में डूबी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने लरसती आवाज़ में पूछा, जमाल तुम ठीक तो हो ना? वो टूटी हुई आवाज़ में बोला, सांप ने मुझे 2 बार काटा है, मगर मैंने उसे भी छोड़ा न कर। पत्थर पर रगड़ मीरा और तुम्हारा साथ बस। यहीं तक था। मुझे महसूस हो चुका है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा। उसकी आवाज़ लरस गई। कुछ लम्हों बाद वो फिर से बोला, रहीम, अल्लाह से दुआ है कि तुम जिंदगी पाओ, और अगर तुम वापस जाने में कामयाब हो जाओ तो मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। मैं उसकी अखरी अखरी सांसें सुन रहा था। करीब जाकर उसे गले से लगाकर बोला, नहीं जमाल, ऐसा मत कहो। हम साथ साथ घर वापस जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे। हम सुबह ज़रूर रास्ता ढूंढ लेंगे। मेरे आंसू बेइख्तियार मेरे गालों पर बहते चले गए। फिर मैंने महसूस किया कि जमाल की आवाज़ बंद है। उसकी सांसें थम चुकी थीं। मेरा दिल दर्द से फटने वाला था। यकायक मुझे आंखों के आगे अंधेरे का एहसास हुआ और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो उजाला फैल रहा था। जमाल की लाश मेरे पहलू में थी। उसका रंग नीला पड़ चुका था और नाक मुंह से झाग और खून निकल रहा था। उसकी बाएं टांग के पास एक बड़ा सा काला सांप मुर्दा पड़ा था। उसका सर कुचला हुआ था। जमाल ने मरते मरते भी उस मूजी को हलाक कर डाला था। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी
اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کہ جس سے میں گڑھا کھود کر جمال کو اس میں دفن کر سکتا۔ چنانچہ میں نے کچھ چھوٹے بڑے پتھر جمع کیے اور جمال کی لاش کو ان کے نیچے چھپا دیا، اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ بھوک اور پیاس پہلے سے زیادہ شدت سے حملہ آور ہوئی تھی، اور میں جسم کے بوجھ کو بمشکل گھسیٹ رہا تھا۔ تیسرے دن میں جنگل کے کنارے کنارے مینگروو کے درختوں سے گزر کر ایک قدرے کھلی جگہ تک پہنچ گیا۔ کچھ مچھیرے کشتیوں میں مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اپنی تمام جسمانی طاقت مجتمع کر کے ہاتھ لہرا کر مدد کرو کی آواز لگائی، مگر مجھے میری ہی آواز سنائی نہ دی اور میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی زور کی بارش تھی، اس کے چھینٹے میرے چہرے پر پڑ رہے تھے اور میری آنکھ کھل گئی۔ جاگتے ہی عجیب سا احساس ہوا۔ میں ایک کچے مکان میں بستر پر پڑا تھا۔ میرے پاس 5 لوگ موجود تھے، اور جسے میں بارش سمجھ کر جاگا تھا وہ بارش نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی طرف سے مارے گئے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے تھے جو وہ مجھے ہوش میں لانے کے لیے مار رہے تھے۔ مجھے پانی پلایا گیا، حواس بحال ہوئے تو جنگل میں گزرے واقعات دماغ میں گردش کرنے لگے، تو ایک بار پھر طبیعت خراب ہونے لگی۔ پھر جیسے تیسے ان لوگوں کو اپنے ساتھ بیتے واقعات بتائے، اور اگلے دن ان ہمدرد انسانوں کے تعاون سے میں اپنے گھر پہنچا۔ کریم اور جمال کے گھر والوں کے غمناک احوال بتانے کی طاقت اب بھی مجھ میں نہیں۔ تفصیلات بتاتے کہانی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا حذف کرتا ہوں۔ اور آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میں سندر بن جانے کا سوچ کر ہی گھبرا جاتا ہوں۔ میرے بچے اب جوان ہیں، میرا گھر ان سے بارونق رہتا ہے، مگر جمال اور کریم کی کمی آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ سندر بن بہت خوبصورت جنگل ہے، مگر اس سے جڑی سب کہانیاں اتنی ہی خوبصورت ہوں۔ یہ ضروری نہیں میرے لیے اس کی یادیں بہت خوفناک ہیں، کیونکہ اس جنگل نے میرے 2 جگری دوست مجھ سے چھین لیے ہیں۔ میں زندہ واپس آ گیا ہوں، مگر بہت کچھ پیچھے رہ گیا ہے، جسے میں کبھی واپس نہیں لا سکتا، اور یہی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی آرا سے آگاہ کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔